चलिए देखिए, तो कल हम लोग जो बात कर रहे थे तो हम लोग देखे थे कि किस तरह से जो 1955 का क्या था, 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम था और इसमें दो तरह के प्रावधान थे। एक क्या था जो नागरिकता दे रहा था और एक था जो नागरिकता समाप्त कर रहा था। अब जो नागरिकता दे रहा था उसमें आपने कितने तरह देखा था, कितने तरह से नागरिकता मिल रही थी, 5 तरह के था। एक क्या था, जन्म से, दूसरा रक्त संबंध के आधार पर, तीसरा आपने देखा आवेदन में, ठीक है। और इस आवेदन में देखा आपने एक क्या था, PIO के संदर्भ में था, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दूसरा आपने देखा किसके संबंध में था, दूसरा विवाह, भारतीय नागरिकों से विवाह करने के पश्चात। और तीसरा आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक OCI था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा तो ये आवेदन के माध्यम से 3 थे और इसके बाद क्या था, एक आपने देखा था देशीकरण था और एक आपने देखा था अंततः वाला क्या था, अधिविलय द्वारा। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर है, किसी कुछ पूछना है नहीं? तो अब आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या था, किस तरह से नागरिकता समाप्त हो रही है। तो देखिए 1955 यही जो आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम था, इसी के तहत जो नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान है वो कितनी तरीके से बताया गया है, वो 3 तरीके से। 3 ऐसे प्रावधान रखे गए जिसके तहत नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है, ठीक है। अब इसमें 3 प्रावधान कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। पहला प्रावधान अगर आप देखें तो इसको कहते हैं बाई रिनंसिएशन। हिंदी अभी बता देंगे लेकिन थोड़ा सा बैठिए आराम से। देखिए हिंदी भी बता देंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या रखिए कि जो इंग्लिश का टर्म है उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी इसकी क्या है ना, 2 अलग अलग तरीके से रहेगी और थोड़ी क्लिष्ट है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हिंदी दे दे जो आपके समझ से बाहर रहे, हालांकि भाव के आधार पर आप चीजों को पहचान लेंगे, ठीक है। तो एक है बाई रिनंसिएशन है, दूसरे की अगर हम लोग करें तो बाई टर्मिनेशन है, और तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो बाई डिप्रीविएशन है। ये 3 तरह है जिसके आधार पर क्या होता है, नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। अब ये जो बाई रिनंसिएशन है इसका मतलब होता है स्वेच्छा से, या हम कहें परित्याग, ठीक है। बाई टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट मतलब किसी को समाप्त कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर बस ऐसे समझ लीजिए। और डिप्रीविएशन मतलब होता है किसी चीज की वंचित कर देना, तो वंचित कर देना, ठीक। अब ये जब आप एक एक करके देखेंगे तभी आपको बात समझ में आएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट जो है वो क्या है, बाई रिनंसिएशन। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है स्वेच्छा से, या इसी को कह सकते हैं परित्याग। देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत, एकल नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत, 9 के तहत, ठीक है। तो जब एकल नागरिकता का प्रावधान है तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति चाहे और किसी दूसरे राष्ट्र का वो नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से वो त्याग सकता है, ठीक है। इसका मतलब चूंकि अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसको नागरिकता अपनी त्याग सकता है। मतलब आप स्वेच्छा समझते हैं, किसी भी चीज का स्वेच्छा मतलब क्या है, अपने मन से जब भी कोई भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में यदि कोई नागरिक
अपनी इच्छा से नागरिकता को त्यागना चाहता है तो त्याग सकता है, और उसका जो बच्चा होगा उस बच्चे की नागरिकता भी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ये बच्चा 18 वर्ष का होता है तो पुनः एक बार इसको आवेदन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर कोई नागरिक भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से त्यागना चाहता है तो वो अधिकृत है, त्याग सकता है, और ऐसी स्थिति में उसके जो अल्पवयस्क पुत्र होंगे या संतान होगी वो क्या होंगे, उनकी भी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब वो वयस्क होंगे तो वयस्क होने के पश्चात उन्हें पुनः भारत की नागरिकता ग्रहण करने का एक अधिकार रहेगा, आवेदन के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है बाई टर्मिनेशन। बाई टर्मिनेशन हिंदी है पर्यवसान समापन। ठीक है, पर्यवसान समापन, इसलिए मैंने कहा इंग्लिश वाला ही ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि कोई व्यक्ति, किसी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो यहां से उसकी नागरिकता स्वतः क्या होगी, समाप्त कर दिया, यानी उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, अब वहां से नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 9 के तहत आपको प्रत्यक्ष रूप से इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है। ठीक, कि एक तरफ आपने किसी देश की नागरिकता ग्रहण की तो दूसरी तरफ क्या होगा, भारत की नागरिकता आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी। ठीक, अब तीसरा हम लोग देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड अभी हम लोग देखे थे क्या है, बाय डिप्रिएशन, बाय मतलब वंचित करके, वंचित करके। इसके लिए 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो जन्म से और रक्त संबंध से भारत के नागरिक हैं, नागरिक उनकी नागरिकता इस माध्यम से कभी भी समाप्त नहीं होगी। जन्म से अर्थात ऐसा कोई भी संतान जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो या दोनों भारतीय हो और उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो जन्म से भारत की नागरिकता का अधिकार रखता है। और रक्त संबंध क्या था, ऐसी कोई भी संतान जिसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हो और उसका जन्म भारत के बाहर हो। ठीक है, तो वो रक्त संबंध हो गया। ऐसे में 1955 का ये जो नागरिकता अधिनियम है, इनका नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता। तो समाप्त किसका होगा, समाप्त उन लोगों का यहां पर होगा जिन्होंने या तो आवेदन द्वारा और या तो आपने देखा था देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण वाला भी आवेदन करेगा लेकिन एक अलग टर्म पे हो गया है। ठीक है, आवेदन में आपने देखा था कौन कौन था, आवेदन में PIORA थे, OCIRA थे, और जो भारत के नागरिक से विवाह कर रहे थे ऐसे लोग आ रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा देशीयकरण में तो आपने देखा था कि कोई विदेशी हो, और इसके लिए तो कई तरह के टर्म एंड कंडीशन थे कि 12 साल भारत में रहा हो, जिनमें से लास्ट 11 साल भारत में रहा हो, भारत के संविधान में निष्ठा रखता हो, अनुसूची 8 में उल्लेखित किसी एक भाषा की जानकारी रखता हो। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान आपने देखा था देशीयकरण को लेकर था। ऐसे लोगों की जो नागरिकता है वो बाय डिप्रिवेशन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक, अब शर्त क्या है, किस आधार पर इनकी नागरिकता समाप्त होगी, तो ध्यान रखिएगा, जैसे यदि ये भारत की जो संविधान है उसमें निष्ठा नहीं रखते हैं, निष्ठा नहीं रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कह दिया कि हम संविधान नहीं मानते, अक्सर भारतीय नागरिक कह देते हैं हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते तो क्या मानते हो फिर, आप बताओ। आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, आप कहते हो हम संविधान नहीं मानते, तो क्या मानते हो, मतलब जो तुम कह रहे हो बस वही मानते हैं, या जो तुम्हारे दल कह रहे हैं, जो तुम्हारे दल के सदस्य कह रहे हैं बस वही मानते हैं।
अरे भाई जो संवैधानिक संस्था है उसमें आपको निष्ठा रखनी पड़ेगी। अगर खासतौर से ऐसा बयान किसका आता है, राजनेताओं का आता है कि नहीं आता है। अगर आप अपने संस्था मतलब अपने संवैधानिक संस्थाओं में निष्ठा नहीं रखेंगे तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं। तानाशाही वाली स्थिति कुछ कर लीजिए फिर आप भी ना, यहाँ पर आप जनता को आक्रोश में ले जाकर के विद्रोह करा करके फिर से अपनी सत्ता को हासिल कर लीजिए। भाई संविधान के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है तो संवैधानिक प्रावधानों का आपको क्या करना पड़ेगा, सम्मान तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे भी महाशय हैं जो क्या है सुप्रीम कोर्ट और प्लस जो है संविधान जैसे अन्य उल्लेखों का क्या करते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते। ठीक है, तो फिलहाल भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि जन्म से हैं और क्या है वो या तो रक्त संबंध से है तो उनके संविधान में उनकी नागरिकता तो नहीं छीनी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बात मानी जा रही है जिनके लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, तो निष्ठा ना रख रहे हो। ठीक है, दूसरा युद्ध के समय शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार कर रहे हो या अन्यथा किसी प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से व्यापार शब्द का प्रयोग है लेकिन सहयोग भाव भी वहां पर इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरे स्तर पे क्या होगा, तीसरे स्तर पे ये होगा कि नागरिकता ग्रहण करने के बाद 7 वर्ष तक, नागरिकता ग्रहण करने के बाद 7 वर्ष तक यदि आप लगातार और बिना किसी सूचना के भारत से बाहर रहे हो तो ऐसे में भी क्या होगी, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब 7 वर्ष तक लगातार आप भारत में नहीं हैं और कारण भी आपने पहले उल्लेखित नहीं किया है तो ये आपका मान दिया जाएगा कि अब आपका मन भर गया भारत से। इसका मतलब क्या है, अब आपकी नागरिकता समाप्त की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक और पॉइंट है इसे लेते हैं, चौथा पॉइंट जो है ये क्या कहता है, ये कहता है नागरिकता ग्रहण करने के पश्चात 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष आपको भारत के किसी भी न्यायालय की सजा प्राप्त हुई हो। मतलब आपराधिक प्रवृत्ति वालों को थोड़ी नहीं यहाँ पर रखना है, मतलब यह आपको 5 वर्ष भी हुआ नहीं, 2 वर्ष आप जेल ही में काट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी छवि अच्छी नहीं है, इसका मतलब आपराधिक गतिविधियों से बचना है। ठीक है, तो जो भारत की व्यवस्थाओं में संविधान में निष्ठा न रखे, राष्ट्र के प्रति निष्ठा न रखे, एक आधार ये बनेगा। दूसरा, शत्रु राष्ट्र मुख्यतः युद्ध के समय उसके साथ व्यापार करें, अन्य प्रकार के किसी सहयोग में लिप्त हों। तीसरा, भारत से 7 वर्ष तक बिना बताए बाहर रहे हो लगातार। और चौथा कि नागरिकता ग्रहण करने के पश्चात 5 वर्ष में 2 वर्ष उनको क्या हो, भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा उनको सजा सुनाई गई हो। ठीक है, आइए देखिए, तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं नागरिकता समाप्त करने के 3 प्रावधान थे। पहला कौन सा था, पहला बाई रिनंसिएशन, ध्यान आ रहा है कुछ, इसका मतलब क्या है, स्वेच्छा से। दूसरा आपने क्या देखा, बाई टर्मिनेशन, इसका मतलब क्या है कि यदि आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं। और तीसरा क्या है, बाई अच्छा ठीक है, 2 चीज का ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड सुन लीजिए, नहीं अगली बार फिर। पहली बात तो फोन आता है तो अलाउड नहीं है ना, अगर ये बहुत इमरजेंसी है तो हमको धीरे से इशारा करके और मोबाइल कम से कम जेब में लेके बाहर निकलिए, नहीं यहाँ से वहां तक सब कुछ मैसेज आएगा ना, ये मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए बाहर जा रहे हैं। बाय डिप्रीविएशन, बाय डिप्रीविएशन, ठीक है। और यहीं पर आपने क्या देखा था कि यहाँ पर वास्तव में जो रक्त संबंध है और जो जन्म से हैं, इन दोनों लोगों का क्या होगा,
केवल नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता है, और अन्यथा जो आवेदन द्वारा आ रहे हैं, देशीकरण द्वारा आ रहे हैं, उन लोगों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। आधार क्या बना था? आधार क्या बना था? आधार था 7 वर्ष लगातार देश से बाहर रहे हों, भारत के संविधान या इसकी राज्य व्यवस्था में निष्ठा न रख रहे हों, शत्रु राष्ट्र के साथ युद्ध के समय किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हों, और नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के पश्चात ही 2 वर्ष में, मतलब 5 वर्ष के पश्चात 2 वर्ष उनको सजा प्राप्त हो गई हो। ठीक है। तो ये आपने देखा मूल रूप से जो 1955 का क्या था, भारतीय नागरिकता अधिनियम था। इसमें लास्ट डे की क्लास में आपने देखा नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, और आज की क्लास में देख लिया कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है। ठीक है। अब हम लोग को देखना है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि इसमें समय समय पर क्या हुए हैं, कई संशोधन हुए हैं, है ना। तो उसमें कुछ जो 2-3 महत्वपूर्ण संशोधन है उसे देख लेते हैं। जैसे एक हम लोग देखेंगे थोड़ा सा 2003 का संशोधन, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर है 2005 का संशोधन, और फिर हम लोग देखेंगे 2019 का जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। ठीक है। 2003 और 2005 का जो संशोधन है ये किससे संबंध है, जो आप बार बार टर्म सुन रहे थे, एक OCI और दूसरा PIO। ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, 2003 और 2005 का। पहले यहां शुरू करते हैं। देखिए भारत में क्या हुआ, पहले 2003 संशोधन कर लेते हैं। 2003 नागरिकता संशोधन। ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जो आप देख रहे हैं कि भारत में क्या है, PIO है, और PIO का फुल फॉर्म क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसी को आप हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय मूल के। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है, तो भारतीय मूल का हम किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो लेकिन इसके माता पिता या पूर्वजों में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। ये कौन हो गए आपके, ये हो गए PIO। अब ऐसे PIO क्या है, पूरी दुनिया में है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने ये जो PIO थे, 2003 संशोधन बता रहे हैं, ये जो PIO थे इसमें 16 देश के जो PIO थे, 16 देश के जो PIO थे उनको क्या किया, उनको विशेष दर्जा दे दिया, विशेष दर्जा। और जब हम लोग कह रहे हैं कि 16 देश के जो PIO है, तो इसका मतलब ये 16 देश ऐसे होंगे जिनसे भारत के संबंध काफी घनिष्ठ होंगे। ठीक, यानी आप कह सकते हैं मित्र राष्ट्र की संज्ञा में रख सकते हैं। ठीक है। अब ये है तो PIO ही, लेकिन चूंकि ये हमारे अच्छे संबंधों वाले देश से हैं, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, यहाँ के लोगों को विशेष दर्जा दे दिया। और जब विशेष दर्जा दे दिया तो इसके तहत हमने क्या किया, इनके लिए अब एक नया नामकरण कर दिया, दैट इज OCI। अब ये क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वास्तव में ये भारत के नागरिक नहीं हैं PIO ही, लेकिन इनको विशेष दर्जा दिया। तो इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि ये जो अन्य देशों के PIO हैं उनकी अपेक्षा इनको यहां पर कुछ ज्यादा सुविधा दी जाएगी। ठीक है। इनको पूरा मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। जो आपने नागरिक और विदेशियों में अंतर पढ़ा है, सारा अंतर इनके लिए काउंट होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ इनको अलग से सुविधा दी जाएगी। क्या सुविधा दी जाएगी, आइए देखते हैं। तो अब क्या है, OCI को विशेष दर्जा और इसका लाभ। तो सबसे पहला लाभ तो ये है कि ये जो 16 देश के PIO हैं, जिन्हें आपने क्या कह दिया, OCI कह दिया, अब इनको भारत आने के लिए, भारत के लिए
वीजा की आवश्यकता नहीं है। यानी ये भारत में क्या कर सकते हैं, बिना वीजा के आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा इनको लाभ क्या है कि यहाँ के जो बच्चे होंगे, बच्चे, इनको क्या होगा, भारतीय शिक्षा अर्थात भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुछ सीटों का क्या होगा, आरक्षण प्राप्त होगा। इसका मतलब भारत में कुछ संस्थान ऐसे होंगे जहां पर ओसीआई के लिए क्या होगा, सीट रिजर्व होगा, जहां पर केवल इन्हीं 16 देशों से आने वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा। क्योंकि सामान्यतः ये देश कौन से हैं, हमारे आसपास के पाए जाने वाले छोटे छोटे देश भी हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, शिक्षा का भाई, जैसे भारत से लोग क्या है, अपने से ऊंचे स्तर के राष्ट्र में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वैसे भारत से जो छोटे देश हैं वहां के लोग भारत में आकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है। और इसीलिए आप बहुत से बार देखते हैं, जब आप आसपास जाते हैं तो देखते हैं ना कि कई फॉरेनर आपको पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, खासकर बीएचयू वगैरह में चले जाइए, बहुत दिखाई देते हैं। तो वो कौन है, जनरली उसमें आप ज्यादातर देखेंगे कि वो ओसीआई वाले होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ जो ओसीआई के लोग हैं, इनको भारत में निवेश पर कुछ विशेष छूट है, विशेष छूट है। इसका अर्थ क्या है, क्योंकि जो फॉरेन लोग होते हैं या जो फॉरेनर होते हैं, जब भारत में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा। पीआईओ जो भारतीय मूल के लोग होंगे वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उनके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होगा, और जब ओसीआई के लोग आएंगे तो उनके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा। तो सबसे कठोर टर्म एंड कंडीशन किसके लिए होगा, हो सकता है फॉरेनर्स के लिए हो, पूरे विदेशी मूल के लिए। और उससे थोड़ा सा सहूलियत किसको दे सकते हैं, भारतीय मूल के लोगों के लिए, क्योंकि उनके साथ थोड़ा भावनात्मक रूप से अपनत्व का लगाव है। और ओसीआई को हमने क्या किया, उन विशेष लगाव वाले लोगों में से भी ला करके और आगे कैटेगरी में रख दिया, तो अपेक्षाकृत उनको और ज्यादा छूट दिया जाएगा। तो विदेशी नागरिकों को भारत में निवेश के लिए और पीआईओ को कुछ विशेष छूट दी जाए चाहे ना दी जाए, लेकिन ओसीआई के लिए विशेष छूट दिया जाता है। ठीक है। तो ये इनकी एक व्यवस्था की गई है, बात समझे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ओसीआई के लिए ये थोड़ा सा लाभ किया गया। अब हुआ क्या, अब जो भारतीय मूल के लोग थे, भारतीय मूल के लोग, अब इनको भारत की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही थी उसमें एक तरफ तो क्या है, पीआईओ है, पीआईओ है, यानी पूरे विश्व के जो भारतीय मूल के लोग हैं, और दूसरी तरफ क्या आ गए, दूसरी तरफ आ गए ओसीआई। अब कोई ओसीआई भारत के यहाँ आया, कोई भी ओसीआई जो है वो भारत के क्षेत्रों में आया और उसका वीजा जो है वो क्या होगा, वीजा तो लग नहीं रहा है, आराम से चला आया। अब उसके पश्चात कैसे पता चलेगा कि आप ओसीआई हैं या नहीं है, क्या आपके चेहरे पे लिखा है, आप कह देंगे इस बात को। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक कार्ड बनता था, कार्ड। अगर आप ओसीआई हैं तो अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन कराइए और आपका एक कार्ड बन जाता है ओसीआई होल्डर का। ठीक है। अब इसी तरह से क्या था, जो पीआई होते थे इनका भी क्या होता है, एक कार्ड बनता है। और बहुत हौच-पौच होने लगा, क्योंकि पीआईओ भी तो भारतीय मूल के ही हैं, ओसीआई भी तो भारतीय मूल के लोग ही हैं। और इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि कौन पीआईओ है, कौन ओसीआई है, कौन भारतीय मूल का ऐसा था जो पहले पीआईओ का कार्ड बनवा के रखा था, अब 2003 के बाद ओसीआई हो रहा है तो उसको कार्ड में संशोधन कराना पड़ रहा है, समस्याएं बढ़ने लगी। तो सरकार ने 2003 के तुरंत ही बाद क्या किया, तो 2005 में संशोधन कर दिया, 2005 में संशोधन कर दिया। और क्या कहा, कहा छोड़ो ये सब ओसीआई हैं हमारे, कौन गैर है ना। इसलिए क्या किया, जितने भी पीआईओ थे, जितने भी पीआईओ थे सभी को क्या कर दिया, ओसीआई कर दिया। कहा केवल 16 देश के लोग ये हमारे लिए खास नहीं है, जो भारतीय मूल के पूरी दुनिया में कहीं पर भी हैं सभी खास हैं, दो को छोड़कर। कौन कौन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर हम इन दोनों को भी क्या करते, ओसीआई का दर्जा दे देते, तब तो पूरी पाकिस्तान की जनसंख्या और पूरी बांग्लादेश की जनसंख्या भारतीय मूल के ही तो है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो तो बहुत बड़ी जनसंख्या हो जा रही है ना। तो इस वजह से इन दो राष्ट्रों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो लोग भारत से अलग होकर के अपना स्वतंत्र राष्ट्र भी बना लिए हैं और साथ ही साथ क्या उनको स्वतंत्र अपनी नागरिकता भी प्राप्त हो गई है ना। तो भारतीय मूल का दर्जा हम उनको नहीं दे रहे हैं। इसमें 2003 क्या कर रहा है, ओसीआई को जन्म कर रहा है, और 2005 क्या कर रहा है, ओसीआई को आप समाप्त मत कहिए, ओसीआई का दायरा बढ़ा दिया, मतलब सभी पीआईओ जो थे वो ओसीआई में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण है CAA, क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कब का है ये, 2019। इसी को आप क्या कहते हैं, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है। अब आइए देखते हैं ये क्या है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये वास्तव में जो प्रावधान है ये तीन राष्ट्र के लिए है, तीन राष्ट्र के लिए है और 6 धर्म के लिए है। ठीक है। अब इस तीन राष्ट्र में कौन कौन आता है, एक है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान। और 6 धर्म कौन कौन से आते हैं, 6 धर्म कौन कौन से आते हैं, हाँ यहां पर मुस्लिम नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस वाले कॉन्सेप्ट मत चलिएगा। हिंदू मुस्लिम हटा दीजिए, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। ठीक है। ये 6 धर्म हैं। अब आइए समझते हैं हुआ क्या। इस संशोधन के तहत कहा गया कि जो 3 राष्ट्र हैं, 3 राष्ट्र, इन 3 राष्ट्र के 6 धर्म के जो लोग हैं जो पीछे उल्लेख किए हैं, ये क्या हैं, इन राष्ट्रों में अल्प संख्यक हैं। और ये तीनों राष्ट्र कैसे हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं। और ऐसे में क्या है, ये जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र तो मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है या शोषण हो रहा है या इनके मानवीय हितों का हनन हो रहा है। ऐसे में अब ये जो 2019 का संशोधन हुआ, इस संशोधन के तहत क्या कहा गया कि 3 राष्ट्र के 6 धर्मों के अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनको, यदि वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले से रह रहे हो, तो वो अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टर्म को ध्यान समझिएगा, क्योंकि अभी इसमें हम लोग तर्क भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसकी आलोचना किस तरह से हुई है। मतलब इसमें आप देखेंगे सरकार पक्ष क्या दे रही है और प्लस विपक्ष इसकी आलोचना क्या कर रही है। तर्क के आधार पर हम लोग दोनों चीजों को देखेंगे। तो पहले प्रावधान क्या बात में है, 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, उसके तहत क्या किया जा रहा है, 3 राष्ट्र के 6 धर्मों के लोगों का भारत में जो 5 वर्ष से रह रहे हों उनको नागरिकता का प्रावधान उनके लिए ओपन किया गया है, खोला गया है। अब ये लोग आवेदन कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से पहली बात ये समझिएगा
कि जो भी 5 वर्ष से रह रहे हैं उन सभी को यहाँ पर नागरिकता मिले ऐसा जरूरी नहीं है। वो आवेदन करेंगे, उसके पश्चात सरकार क्या करेगा, उनका निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात फिर अगर उसको सही लगता है तो नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसमें इसकी आलोचना क्या है। आलोचना, तो आलोचना के रूप में पहली बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे कहा गया कि इस तरह से तो भारत में जो अवैध अप्रवासी हैं जो 5 वर्ष से रह रहे हैं उनको क्या है, नागरिकता बांटी जा रही है। ठीक, दूसरा तर्क क्या दिया गया कि भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और ऐसे में इन 6 धर्मों के अलावा मुस्लिम धर्म को या मुस्लिम धर्म के लोगों को नागरिकता न देना कहीं ना कहीं ये क्या है, पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है। और इस पंथ निरपेक्षता के समर्थन में जो भारत में एक समता का अधिकार दिया गया है, क्या दिया गया है, आर्टिकल 14 और 15 समानता का अधिकार है कि नहीं है, कि हम जाति धर्म मूल वंश आदि के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं करेंगे। तो धर्म भी तो शब्द में है, लेकिन यहां पर क्या है, धार्मिक विभेद किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मुस्लिम के साथ धार्मिक विभेद किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरी बात कही गई वो क्या कहा गया कि भारत में तो ऑलरेडी जनसंख्या का दबाव है। भारत में तो वैसे भी क्या है, भारी जनसंख्या का दबाव है। ऐसे में इस पर क्या होगा, जनसंख्या का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सरकार ने अपना क्या पक्ष दिया, उसके बाद मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो सरकार का पक्ष, सरकार ने अपने पक्ष में क्या कहा, सरकार ने कहा कि जिन 6 धर्मों की बात हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, अपने राष्ट्र में अल्प संख्यक हैं, वहीं मुस्लिम जो हैं वो क्या हैं, बहुसंख्यक हैं। और कभी भी अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यक का शोषण नहीं होता है। हमेशा शोषण जो होता है वो किसका होता है, बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यक का होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर ये जो 6 धर्म के लोग हैं वो क्या है, शोषित हैं। उनके साथ उनके मानवीय हितों का संरक्षण नहीं किया गया है। अब इसी आधार पर इन्होंने दूसरा तर्क क्या दिया कि मानवीय संरक्षण अर्थात मानवतावाद, और एक तरफ आप क्या हैं, जो लोग भी मेंस वाला कर रहे हैं उसमें आपने आईआर देखा है ना, आईआर में आपने क्या देखा है कि भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा भी है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, मानवतावाद पर विशेष बल देता है। तो इसके तहत ये क्या कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको क्या किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, और इसके तर्क में बताया कि जो आर्टिकल 14 और 15 है ये इसका उल्लंघन कतई नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 जो है वो भारत के नागरिकों में विभेद को निषेध करता है। भारत के जो नागरिक होंगे उनके बीच में किसी भी प्रकार के अगर विभेद किए जाएंगे तो उसकी मनाही करता है। जबकि हम जिन 6 धर्मों के लोगों की बात कर रहे हैं वो अभी फिलहाल भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सरकार ने अपना पक्ष जो है वो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार दे दिया, लेकिन मूल्यांकन की बात करें तो निसंदेह यहां पर 2 बातों पर विशेष ध्यान रखिएगा। मानवीय स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो सही है कि उत्पीड़ित लोगों के लिए संरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इससे आपके उदार हृदय
और विश्वव्यापी जो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है वो एक तरह से क्या होती है, व्यवहार रूप में उतर करके आती है। लेकिन वहीं व्यवहार में जब आप उतर के आएंगे, क्योंकि ये सब बातें सिद्धांत में होती हैं, जब व्यवहार में आप उतर के आएंगे तो आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि भारत पर क्या है, भारी जनसंख्या का दबाव है। और ऐसे में अतिरिक्त जनसंख्या का भार कहीं ना कहीं भारत में प्रतिस्पर्धा और भारत के लोगों का जो मूल अधिकार था उसमें, मतलब एक होता है ना जो चीजों का आवंटन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, हिस्सा बढ़ जाएगा। पहले सबके हिस्से 1 रुपया आ रहा था, तो लोग बढ़ जाएंगे तो अब सबके हिस्से क्या 75 पैसा ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि हिस्सा तो कहीं ना कहीं बटेगा आपके, ठीक है, सारे संसाधनों का। तो ये एक समस्या रहेगी। वहीं दूसरे स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो इसको अपने लाभ के रूप में लाना है, तो सरकार को क्या होगा, सरकार को वोट का फायदा होगा। मानवीय हितों के संरक्षण में जो मानव लोग आएंगे वो किसके समर्थन में जाएंगे, सरकार के समर्थन में जाएंगे। और एक बड़ी संख्या में जब नए नागरिकता को प्राप्त करके आएंगे और वो मतलब जो सरकार है उसको मतदान करेंगे, तो कहीं ना कहीं भविष्य के हिसाब से उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको मूल्यांकन जिस दृष्टिकोण से करना होगा उसकी तरफ आप झुकाव रख सकते हैं। एक तरफ तार्किक भी है, मानवतावाद की अवधारणा पर भी स्थित है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, व्यवहारिक स्तर पे सरकार का अपना कुछ यहाँ पर जो स्वार्थ है वो निहितार्थ भी है। ठीक है, क्लियर है। आइए अब इसी में देख लीजिए 2 टर्म और वो चल रहा था। एक तो आपने देखा सीईए लागू नहीं होने देंगे, एक तो ये बात चल रहा था, है ना, तो इसका मतलब सीईए चर्चा में था। और दूसरा क्या था, एक आपने देखा था एनआरसी। एनआरसी, एनआरसी क्या है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। और एनपीआर क्या है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये जो आप देख रहे हैं एनपीआर है। एनपीआर क्या बताता है, भारत में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या। और जब हम कुल व्यक्तियों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होंगे, भारतीय नागरिक होंगे और प्लस विदेशी होंगे। मतलब भारत में आप यहां कुल कितने लोग इस समय हैं, क्योंकि ये समय समय पर आपका अपडेट होता रहेगा, तो आपको जानकारी रहेगी ना कि हमारे क्या इतने नागरिक और इतने विदेशी हैं, कौन विदेशी कहाँ का है, कैसे है, कितने समय से, वो सारी चीज जानकारी में रहती ही है। ठीक है, अब इससे अवैध जो मतलब आप कह सकते हैं जो अप्रवासी हैं उनको कंट्रोल में किया जा सकेगा। कैसे, क्योंकि अब आपने वही दूसरी तरफ क्या किया, एक करा लिया एनआरसी। एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब भारत के नागरिक कितने हैं, भारत के नागरिक कितने हैं, भारत के नागरिक कितने हैं उनका एक आपका अलग डेटा रहेगा, और भारत प्लस विदेशी कितने हैं उनका अलग रहेगा। तो जब आपने सुना कि एनआरसी कराया जाएगा तो इसका मतलब एक एक व्यक्ति का पहचान पत्र, डॉक्यूमेंटेशन या किसी तरह से इस बात का पुष्टि किया जाएगा कि वो भारत का है या नहीं है। जब वो भारत का नागरिक होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका नंबर जो है वो एनआरसी में काउंट कर लिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा, तो हो सकता है विदेशी हो, तो उसके पास अपना डॉक्यूमेंटेशन होगा कि हम यहाँ पर आए हैं इस वजह से आए, जो वीजा का आपका सारा फॉर्मेट होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास विदेशी कितने हैं। और जिसके पास ना भारत की नागरिकता का डॉक्यूमेंटेशन होगा
ना विदेश से आने का डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो वो कैसे हो जाएंगे? आपके अवैध अप्रवासी हो जाएंगे। ऐसे लोग जो भारत में घुसपैठ करके या गलत तरीके से भारत में आ बसे हैं या यहाँ पर आ करके अपनी जीविका को चला रहे हैं, उनके प्रति क्या होगा? फिर आपकी एक कड़ी निगरानी हो जाएगी और ऐसे लोगों को आप फिल्टर करके फिर राष्ट्र से बाहर कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो घुसपैठ होता है वो क्या होते हैं? अवैध तो होते ही हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं? वो आपके यहाँ अराजकता का मूल कारण बनते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं? धीरे धीरे संसाधनों का और चीजों का क्या करते हैं? अधिकार के रूप में अतिक्रमण करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक अच्छी प्रक्रिया है, ठीक है। जो अवैध है वो डरे और जो अवैध नहीं है उसको डरने की क्या जरूरत है? तो जो अवैध है उसको तो डरना ही चाहिए अगर गलत तरीके से कोई रह रहा है, ठीक है। और बाकी रही बात इसमें जो तमाम तरह से हो जा रहा है कि मतलब इसमें सबकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं भाई। जनरली आपके पास कुछ तो होगा। अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, कभी स्कूल में पढ़े होंगे, वहाँ का आपका कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई रसीद होगा, कहीं हॉस्पिटल में जन्मे होंगे तो आपके पास कम से कम वहाँ का कोई रिपोर्ट होगा, कहीं आपने बिजली का कनेक्शन लिया होगा, कहीं आप किराए पर रहे होंगे, कभी आपने सिलेंडर का कनेक्शन लिया होगा, कभी तो कहीं कुछ किया होगा। और भैया कभी कहीं कुछ नहीं किया तो ऐसे लोग को ढूंढ के निकाल रहे हैं हम लोग, जिसका कुछ भी नहीं है उसके बाद भी यहाँ पर है, तो ऐसे ही लोग तो अवैध कहला रहे हैं, ठीक है। तो अब यही चीज है कि यहाँ पे क्या होगा? अब ये मान लेते हैं आपके पास क्या आ गया, ये आपका एक राष्ट्र हो गया, अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? 3 तरह के लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? हम लोगों ने पहले क्या करना शुरू किया? पहले एनआरसी करना शुरू कर दिया, एनआरसी करना शुरू कर दिया, पता चल गया भारत के नागरिक कौन है। जितने रेड वाले दिखे आपको पता चल गया भारत के नागरिक हैं। अब हमने क्या किया? एक डेटा मेंटेन कर लिया, एक रजिस्टर बना लिया देश का कि हमारे क्या इतने नागरिक हैं। उसके बाद क्या किया? मान लेते हैं ये वाला आपका क्या हो गया? व्हाइट है, श्वेत कर लीजिए, इन लोग को विदेशी मान लीजिए। हमको पता चल गया कि हमारे यहाँ फॉरेनर कितने हैं। ये येलो वाले अब जो दिख रहे हैं, अब ये क्या आ रहे हैं? ये ना तो आपके नागरिकता के तहत आ रहे हैं और ना ही इनके पास क्या है? विदेश से भारत में आने का लीगल डॉक्यूमेंट्स है। इसका मतलब ये क्या है? ये हैं अवैध, ठीक है। और आप जो कह रही थी वो है एनआरआई, एनआरआई, ठीक है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। मतलब ये क्या होते हैं इसको देख लीजिए। तो जब हम एनआरआई की बात करते हैं तो ये वास्तव में क्या होते हैं? भारतीय नागरिक होते हैं, लेकिन किसी विशेष कारण से क्या कर रहे होते हैं? विदेश में रह रहे होते हैं, विदेश में रह रहे होते हैं। बस में तो जहां पीआईओ क्या है वो विदेश में रह रहे हैं और वहां की नागरिकता भी ग्रहण किए हैं और उनके पूर्वजों में से कोई भारत का नागरिक रहा होगा। वहीं एनआरआई क्या है? भारत के ही नागरिक हैं। भाई आप भी पढ़ लिख करके कहीं अच्छी जगह पहुंच गए ना, और उसके बाद आपको भी मौका लग गया विदेश जाने का, पहुंच गए 2 साल 4 साल कमाने के लिए वहां पर, तो क्या आपकी नागरिकता भारत की नहीं रहेगी? रहेगी, लेकिन आप क्या हो जाएंगे? तब एनआरआई हो जाएंगे। तब जब आप अपने गांव लौटेंगे ना, शहर आएंगे, तब देखिए क्या भौकाल रहेगा, है ना। फिर आप भी फॉरेनर बन करके एकदम अच्छे से आएंगे ना, तो वहां पे चाहे जैसे रह रहे हो, यहाँ पे फिर लगेगा एकदम कि कैसे चले आए हैं, एकदम अंग्रेज चले आ रहे हैं ना। हाँ, स्वागत सत्कार सब बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका नागरिकता समाप्त हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो नागरिकता में आपने पहले देखा कि 5 से 11 तक क्या अनुच्छेदों के प्रावधान है। फिर आपने देखा कि किस तरह से 1955 भारत नागरिकता अधिनियम आया, उसके तहत नागरिकता देने का प्रावधान क्या था और प्लस नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान क्या था। उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि कुछ जो नागरिकता संशोधन हुए थे उसमें 2003 में ओसीआई 16 देशों के पीआईओ को विशेष दर्जा, बाद में लगा खिचड़ी ज्यादा बन रही है इसलिए कम कर दिया जाए, तो 2005 में क्या किया गया? सभी पीआईओ को ओसीआई का दर्जा दे दिया गया, यानी जो विशेष छूट 16 देशों के पीआईओ को दिया था सबको दे दिया गया, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके। और फिर 2019
जहां पर सबसे बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था ना। तो 2019 में क्या हो रहा है, CAA, ठीक। इसमें 3 राष्ट्र, 6 धर्म और प्लस अल्पसंख्यक और मानवीय संरक्षण, ये आधार है, ठीक है। 2 आपने टर्म सुने, एक आपने सुना था क्या, एक आपने सुना NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और दूसरा आपने सुना NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और उसी बीच में एक तीसरा भी आ गया NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको यहीं पर समाप्त किया जा रहा है।